वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था 9th क्लास की साइंस का। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Ancient India and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. Around 5000 BC, around 500 BC, an Indian philosopher Maharishi Kanhar postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particle. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle, beyond which further division will not be possible. हमारे इंडिया के जो पहले के फ़िलासफ़र्स थे वो हमेशा वो बहुत क्यूरियस रहते थे ये जानने में कि हमारा जो मैटर रहता है वो कैसा रहता है, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से मैटर बनता है। तो एक आइडिया आया फ़िलासफ़र्स के दिमाग में कि जो भी मैटर होता है उसको डिविजिबल करना, डिवाइड करना एक मैटर को। तो फिर 500 बीसी में ऐसा इंडियन फ़िलासफ़र एक थे महर्षि, उन्होंने ये आइडिया उनके दिमाग में आया कि अगर हम एक मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स में वो छोटा होता जाएगा, उसके और स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स बनते जाएंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी उस पार्टिकल की कि वो उसके आगे और डिवाइड नहीं हो पाएगा और उस स्टेज के आगे उसका डिवीज़न बहुत इम्पॉसिबल है। He named this particle Parmanu. Another Indian philosopher, Pakuda, elaborated this doctrine and said this particle normally exists in a combined form which gave us various form of matter. फिर उन्होंने इस जो एक बहुत टाइनी पार्टिकल्स जो होता है जिसके आगे हम लोग और फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, तो इंडियन फ़िलासफ़र ने उसका नाम दिया परमाणु। फिर एक और अनादर फ़िलासफ़र थे इंडियन, उनका नाम था पकूदा। उन्होंने ये डॉक्ट्रिन की कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो हमारे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होता है उसको ही हम लोग मैटर बोलते हैं। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक बहुत सारे कंबाइन होते हैं और उसके कॉम्बिनेशन से हमारा एक मैटर बनता है। अराउंड द सेम एरा sorry Around the same era, ancient Greek philosopher Demoritus and Leucippus suggested that if we go dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further. Demoritus called this invisible particle atom. All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate this idea could be done till the 18th century. अब हमारे जो इंडियन फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने तो जो टाइनी पार्टिकल जो होता है जिसके आगे हम लोग और फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते हैं उसका नाम परमाणु दिया था। फिर उसी सेम एरा में एक एशियन ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे जिनका नाम था डिमोरिटस और लूसीपस। उन दोनों ने भी ये चीज़ बताई कि अब एक पार्टिकल की एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके आगे हम उस पार्टिकल को और डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उन लोगों ने उस पार्टिकल का नाम दिया एटम। ये सब जो चीज़ें थी ये सिर्फ इनके कंसिडरेशन में थी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था उस टाइम कि हम इनके जो आइडिया है, जो इनकी थॉट्स थे उनको हम एक वैलिडेशन दे सकें। बट ये जितने भी एक्सपेरिमेंट और वैलिडेशन हमारे ये सब 18th सेंचुरी में हुए। इससे पहले सिर्फ ये कंसिडरेशन में ये सब चीज़ें थी कि एक पार्टिकल होता है और पार्टिकल इतना स्मॉल होता है कि उसके आगे हम लोग और डिवीज़न नहीं कर सकते, ये सब ये फ़िलासफ़र सोचते थे। बट जैसे ही 18th सेंचुरी आया तो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक वैलिडेशन मिल गया कि जो भी कंसिडर हमारे फ़िलासफ़र्स ने किया था वो एक्चुअली में सब ट्रू है। By the end of 18th century, scientists recognized that the difference between elements and compound are naturally become interested in finding out how and why element combine and what happen when they combine. फिर जब 18th सेंचुरी आई तो साइंटिस्ट ने ये रिकॉग्नाइज करा कि जो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं ये नेचुरली बहुत ही इंटरेस्टेड होने लगे। उनका इंटरेस्ट ये बढ़ता गया कि जो एलिमेंट होते हैं हमारे इसके अंदर क्या होता है, कैसे बनते हैं और जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका इंटरेस्ट थोड़ा इस तरफ बढ़ता गया। एंटोनी से एंटोनी laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination.
अब जो हमारे एंटोनी थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक इस्टेब्लिश करी तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर इस्टेब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट बाय लवोरिसर एंड जोसेफ। अब हमारे जो लॉ ऑफ केमिकल थे, केमिकल कॉम्बिनेशन थे, उसका एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट ने करा। एक था लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक प्लेस। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी भी मैटर के ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर करें तो उसका जो मास है वो चेंज होगा या नहीं होगा। लॉ ऑफ conservation of mass state that mass can either be created nor be destroyed in a chemical reaction। तो हमारे इस लॉ से हमें ये पता चला कि जो मास होता है, ना ही हम मास को बना सकते हैं, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारा मास केमिकल रिएक्शन में भी सेम होगा। दूसरा लॉ था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same portion, irrespective of where the compound come from or to prepared it। अब हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा कंपाउंड होता है उसके दो से ज़्यादा कंपाउंड जो होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं जिससे मिलकर एक हमारा कंपाउंड बनता है, और उसके अंदर सेम प्रपोर्शन होता है हमारे एलिमेंट्स का कंपाउंड का, जिससे मिलकर वो सारी चीज़ें बनती हैं। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, दस if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen were always obtained. Similarly, in ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio of 14:3 by mass, whatever the method or the source from which obtained। अब जो हमारा कंपाउंड रहता है वाटर का, उसके अंदर रेशो जो हमारा मास का और हाइड्रोजन का जो रेशो और जो मास और ऑक्सीजन का जो रेशो रहता है वो हमारा हमेशा 1:8 रहता है। और अगर हमारा 1% अगर ऑक्सीजन हो और जो डिकम्पोजिशन होती है जब वाटर की, तो 1% जो हाइड्रोजन रहता है उसके अंदर हमारा 8% ऑक्सीजन रहता है। तो ऐसे सिमिलरली हम सारे प्रपोर्शन जो होता है किसी भी कांस्टेंट चीज़ का, तो उसको मिलाकर ये सारी चीज़ें बनती हैं। दिस लीड टू दिस लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion, which is always known as law of definite portion। This law was established by Rost, and in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। अब जो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है उसके अंदर हमेशा जो एलिमेंट रहते हैं वो एक सिमिलर पोर्शन में ही हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसका पोर्शन हमेशा मास जो रहता है वो हमारा डेफिनेट पोर्शन में ही प्रेजेंट रहता है। The next problem faced by scientists was to give an appropriate explanation of this law। British chemist Delta provided the basic theory about the nature of matter। Delta picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atom as a given by the Greek and said the smallest particle of matter are atom। This theory was based on the law of chemical and combination। Delta atomic theory provided an explanation of the law of conservation of mass and the law of definite portion। अब जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी जब भी उन्होंने दो लॉ को एक्सप्लेन करा। तो हमारे जो ब्रिटिश केमिस्ट थे उनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने कुछ बेसिक थ्योरी बताई, कुछ बेसिक नेचर बताया हमारे मैटर का, और उन्होंने ये बताया कि जो हमारे पहले के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने जो टाइनी पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, उसको वो लोग एटम बोलते थे। और उसी बेसिस पर उन्होंने अपने कुछ डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के एक्सप्लेनेशन दिए, जिससे हमें ये पता चला कि जो हमारा मास रहता है उसके बारे में हमें और दूसरी चीज़ें पता चली। और अकॉर्डिंग टू द डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, ऑल द मैटर वेदर एन एलिमेंट एंड कंपाउंड और अ मिक्सचर ऑफ कंपोज्ड of small particles are called atom। This postulate of theory may be stated as follow। अब जो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी
उसके अंदर जितने भी हमारे मैटर, जितने भी एलिमेंट, सारे कंपाउंड्स और मिक्सचर ऑफ कंपोज रहता था स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, उन्होंने उनका सबका नाम क्या दिया, एटम दिया। मतलब अगर हमारे एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर, मैटर के अंदर, मिक्सचर के अंदर इन सब के अंदर जो भी हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम लोग एटम ही बोलेंगे। All the matter is made up of very tiny particles called atom which participate in chemical reaction। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे मैटर होते हैं वो सब एक बहुत ही स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं। और जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं, हमारे एटम्स रहते हैं, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। Atom are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। एटम जो हमारा रहता है वो हमारा इंडिविजिबल होता है। उस एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना ही हम एटम को बना सकते हैं, ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो हमारा रहता है गिवन एक एलिमेंट के अंदर, वो एक उसका एक खुद का मास होता है और एक उसकी खुद की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी हमारे जिस भी चीज़ का हमारा एटम होगा, लाइक मैटर का, एलिमेंट का, कंपाउंड का, उनकी सबका एक डिफरेंट मास होगा और एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। हर एक मैटर की एक डिफरेंट मास होता है और एक डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर और फॉर्म कंपाउंड्स। एटम जो हमारे होते हैं हम उसको कंबाइन करते हैं एक रेशो में, जो हमारा स्मॉल होल नंबर होता है, और उससे हम अपना कंपाउंड बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जो हमारे रिलेटिव नंबर होते हैं किसी भी एटम के, वो बहुत कांस्टेंट रहते हैं कंपाउंड के अंदर। यू विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर दैट पार्टिकल मेड ऑफ स्मॉलेस्ट। What is an atom? Have you ever observed a mason building wall? From these walls a room and then a collection of room to form a building? What is the building block of huge building? What about the building block and anti-hills? It is a small grain of sand. Similarly, the building block of a matter are atoms. अब इसमें हमारा मैटर क्या होता है? मैटर का एग्जांपल ऐसे दिया है कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर छोटे छोटे रूम्स हैं, बिल्डिंग के अंदर वॉल्स हैं। तो जितनी भी हमारे जो रूम्स हैं, जो वॉल्स हैं, उन सबको वॉल्स को उन्होंने ऐसा कंसिडर किया है कि वॉल हमारा एक एटम है और वॉल के कॉम्बिनेशन से हमारी एक बिल्डिंग बनती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी भी एक स्मॉल पार्टिकल है, आप वॉल को ऐसे कंसिडर करो कि वो एक एटम है, तो जब हमने ढेर सारे एटम्स को रखा, लाइक ढेर सारे वॉल्स को रखा, तो इससे हमारा एक बड़ी बिल्डिंग बन गई। तो अगर हम ढेर सारे एटम्स को रखेंगे तो उससे हमारा एक बहुत बड़ा मैटर बनता है। How big are atom? Atom are very small. They are smaller than anything that can imagine or compare with. More than million of atoms were stacked bond that make a layer barely as thick as the thin of paper. अब हमारा एटम कितना स्मॉल होता है? एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, साइज़ में इतना स्मॉल होता है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हमारे मिलियंस ऑफ एटम्स हमें चाहिए होंगे। अगर हमें एक पीस ऑफ शीट ऑफ पेपर बनाना है, उसके लिए हमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स की ज़रूरत होगी अगर हमें एक थिक पेपर बनाना है तो। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. We may not able to see them, but they are there, constantly affecting what we do. Through modern technique, we can now produce magnified images of surface and element show. हमारे मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑल्दो हम मैटर्स को देख नहीं पाते हैं, बट मैटर हमारे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पूरे होल यूनिवर्स में कि वो दिखते तो नहीं हैं, बट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो उनके सराउंडिंग के अंदर। What are the modern day symbol of atom of different element? Dalton was the first scientist to use these symbols or element in a very significant sense. When he used a symbol for an element, he also meant defined quantity of what that element that is. One atom of that element suggested the symbol of element be made up of two or more letter of the element. अब हर एक एटम का एक सिंबल बनाया था। डाल्टन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम को एक सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट किया था। हर एक एटम का
एक अलग सिंबल होता है। लाइक जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका सिंबल अलग होगा, कार्बन का, ऑक्सीजन का, वैसे ही हमारे फास्फोरस, सल्फर, आयरन, इन सारे जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं इनके एटम का हर एक का सिंबल अलग होता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर मैं सब अभी बता दूंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो मैं जो पार्ट 2 अपलोड करूंगी तो आप उसमें आगे का चैप्टर पढ़ना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।